हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग आ गए हैं इंडियन इकोनॉमी का थर्ड एमसीक्यू सेट पे। ठीक है ना। ये हमारा एमसीक्यू का सेट 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। फर्स्ट है द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर। यानी जो पुअर है उनको अच्छा कैलोरी रिक्वायरमेंट उनका जो है वो पूरा हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पीडीएस में भी क्या है, फूड बांटा जा रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में भी आंगनबाड़ी वगैरह के बारे में हम पढ़े हैं। और मिड डे मील भी कहीं ना कहीं इसमें भी फूड बांटा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल्स में आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं, उनको अच्छा से अच्छा फूडिंग मिल सके। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है एनएसएसओ, सेकंड है एसजेएसआरवाई, थर्ड है एमजी नरेगा एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए, एमजी नरेगा तो आप जान रहे हैं 100 डेज का वर्क दिया जाता है, तो ये तो एकदम नहीं होगा। एलिमिनेशन टेक्निक आप सीखिए। ठीक है ना, कि जो एकदम नहीं लग रहा है पहले उसको हम क्रॉस करेंगे, तो ये तो एकदम नहीं होगा। ये तो प्रोग्राम का नाम है। एनएसएसओ के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है ना। एनएसएसओ के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, और भी दो तीन है लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं दिए हैं, तो एनएसएसओ ही हमारा सही होगा। एक ईएमआई स्कीम भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज मोस्ट पुअर। तो क्रॉनिक पुअर होगा, ओकेजनली पुअर होगा, बोथ ए एंड बी, एंड डी है नीदर ए एंड बी। तो क्रॉनिक पुअर को ही हम बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा पुअर होता है उसको हम क्रॉनिक पुअर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड। अब पॉवर्टी चैप्टर तो आप लोगों को आ नहीं रहा है, डिलीटेड है, लेकिन और किसी के काम आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है एक वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सेंटर हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो मान लीजिए जो एजुकेटेड पर्सन है उसको कुछ मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है ना। अब उससे वो छोटे से इंडस्ट्री वेंचर कुछ भी ओपन कर सकते हैं और उससे बहुत लोगों को जॉब्स मिलेगी। बाद में ये धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपीज चुका देंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको वर्क देगी और उसके बदले में पेमेंट देगी, तो इसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। सेल्फ खुद के लिए, वेज दूसरों के लिए। ठीक है ना। तो पीएमआरवाई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और नेशनल फूड, तो ये तो एकदम नहीं होगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, तो ये तो एकदम नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यू और एमआरएस। ठीक है ना, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, तो इसका आंसर होगा आपका पीएमआरवाई भी होगा और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। तो ये तो आप काफी इजीली बता सकते हैं कि क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर पीपल के। पुअर हेल्थ, डेट ट्रैप, स्मॉलर फैमिलीज और जेंडर इनक्वालिटी। देखिए, पुअर हेल्थ ये सही है, डेट ट्रैप में भी रहते हैं पुअर पीपल। जेंडर इनक्वालिटी यानी कि मान लीजिए सेम ही पोस्ट की जॉब है, मेल को कुछ अलग पेमेंट दिया जा रहा है और फीमेल को कुछ अलग पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी रीजन हो सकता है कि फीमेल कोई जॉब कर रही है तो वो तो पुअर ही रह जाएंगे क्योंकि उनको पेमेंट कम मिल रहा है। तो जेंडर, लेकिन स्मॉलर फैमिली नहीं देखा जाता है कि जो पुअर लोग हैं उनमें जो फैमिलीज का नंबर यानी जो नंबर ऑफ सन्स या डॉटर्स हैं वो ज्यादा रहते हैं। क्यों, वो ऐसा सोचते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, सब कुछ कुछ पैसा कमा के लाएंगे तो आज जो पर डे का हमारा खर्चा है वो निकल जाएगा, हम अच्छे से अपनी लिविंग को चला सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें बिगर फैमिलीज पाई जाती है ना कि स्मॉलर। तो ए बी डी तीनों आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6th पे। 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें क्या होगा, 7th, 3rd, ये रटने वाला क्वेश्चन है, 8th, 6th, ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है 7th 5 ईयर प्लान में हमने इंपॉर्टेंस दिया था ह्यूमन कैपिटल को। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको पहले फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझाया गया होगा। मशीनरी है, हेल्थ ऑफ पीपल है, बिल्डिंग है, एजुकेशन एंड नॉलेज। तो एजुकेशन नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा,
ये तो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा। हेल्थ ऑफ पीपल बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो मशीनरी और बिल्डिंग दोनों ही क्या होगा, फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। रेगुलेशंस, ठीक है, तो आईसीएमआर, यूजीसी। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यूजीसी आप जानते हैं, यूनियन ग्रांट्स कमीशन। ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है उनको अप्रूवल लेना पड़ता है एआईसीटीई से। आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। डी ऑप्शन है आपका, नीदर ए नॉर बी। देखिए आपकी किताब में स्पेशली दिया ही हुआ है, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के भी सेंस में दिया था और परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का कितना परसेंटेज हम एजुकेशन पे खर्च करना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 9 का ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन ए कंट्री। यूथ लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, और डी है ऑल ऑफ दिस। ये सब का फॉर्मूला भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी आपके बुक्स में, साइड बुक्स में दिया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में एजुकेशन अचीवमेंट कितना है। ठीक है ना, कितने परसेंट लोगों ने मान लो प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट की है, एडल्ट यानी जितने एडल्ट हैं उन्होंने कहाँ तक एजुकेशन ले रखा है, तो ये सब आपको इस डाटा से पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ईयर इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप इन द ईयर ऑफ, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की कौन से ईयर में ये किया गया, ये बताना है आपको। जो फिर बना था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये है आपका 2009 में। ठीक है, रटने वाली चीज है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए थे, सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तभी एमसीक्यू बनेगा। ब्रेन ड्रेन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, यानी जो हमारे काबिल दिमाग लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, आउटर कंट्रीज में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी या पॉक्स मिलते हैं इसलिए वो इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा, सोचिए। नहीं, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, हाँ हमारे कंट्री में बहुत तरीके के इनएफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है ना, जितना मिलना चाहिए, जितने रिसोर्सेज की जरूरत है उतना मिल पाता नहीं है, तो ये भी रीजन है पुअर कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का। लो ग्रोथ ऑफ नहीं, यहाँ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से होगा। ठीक है ना, ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए और सी। 13 है, 13 देखिए, refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge embodied in the people। ये डेफिनेशन ही पूछ दिया है डायरेक्ट, तो अगर जब आप चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो ये डेफिनेशन किसका है, आंसर कीजिए। ह्यूमन रिसोर्स, इसका आंसर होगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है ना, तुरंत आपको बताया गया होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे आप स्टूडेंट है, और ह्यूमन कैपिटल जैसे हम लोग टीचर्स हैं, तो जैसे ही आपके अंदर भी मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज आ जाएगा, आप भी क्या बन जाओगे, एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका आंसर काफी इजी है क्योंकि ये भी आपके किताब में दिया हुआ है डायरेक्टली। और भी एक दो चीजें होती हैं, माइग्रेशन भी होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पढ़ा है हमने, एजुकेशन पढ़ा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ी है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, बी एंड सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच एजुकेशनल सेस हैज बीन, एक तरीके का टैक्स ही होता है, टैक्स ऑन टैक्स को सेस बोलते हैं, हैज बीन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। कितना परसेंट रखा गया है, 1%, 2%, 4%,
और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है 2%। ठीक है, ये रटने वाली चीज है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ठीक है ना, तो ऊपर ही मैंने बताया था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। कहाँ है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री। ठीक है ना, इसका आंसर दीजिए आप लोग। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी हम चीजें हमने पढ़ी नहीं है, डिफेंस पढ़ा नहीं है, एजुकेशन पढ़ा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पढ़ा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये सब गलत आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। इज द एपेक्स बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। यानी रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? तो इजी है काफी, क्योंकि ये टॉपिक है और पढ़ाया गया, तो उसमें आपको ये बताया होगा कि एपेक्स बॉडी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग। ये भी टॉपिक दिया हुआ है आपकी किताब में कि रूरल बैंकिंग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। ठीक है ना, इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट बिल्कुल है, ग्रोइंग ओवर ड्यूज बिल्कुल सही है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, यानी जितना सैंक्शन करना है उतना बैंक सैंक्शन कर नहीं रही थी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये ध्यान से पढ़िएगा। टू प्रोवाइड, फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट, टू असिस्ट स्मॉल फार्मर्स इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम, टू अर्न प्रॉफिट्स, या ऑल ऑफ दीज। देखिए ये तो हुआ था कि एडुकेट क्रेडिट फार्मर्स को, देखिए हमारे उस टाइम पे ज्यादातर जो लोग थे वो इंडल्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और फार्मर्स को क्रेडिट मिल नहीं पाता था, लोन वगैरह नहीं मिल पाते थे, और खासतौर पे उन्हें लोन चाहिए होता है जब सोइंग का सीजन हो, बीज डालने से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। तो ये तो होगा ही। टू असिस्ट स्मॉल फार्मर इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही लोन चाहिए। ठीक है ना, जिससे उनकी थोड़ी, अभी भी जो गवर्नमेंट है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। टू अर्न प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, जब सी सही होता तब ऑल ऑफ दिस हम आंसर टिक करते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस को कैसे, किसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है? फर्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेकंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, थर्ड है नाबार्ड, फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है ना, छोटे छोटे जो फाइनेंस है इसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करके। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? 15 से 20 लोगों का ग्रुप हो सकता है, उसका एक नाम होता है, वो अपने ही गांव या विलेजेस में, बड़े बड़े विलेजेस में वो लोन बांटते हैं चीपर रेट पे। ठीक है ना, और इनको बैंक भी, अगर इनको जैसे मान लो कोई पर्सन है वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और इनके पास 80,000 है, तो अब ये क्या करते हैं, जहां इनका ये एसएचजी ग्रुप का एक नाम होता है वो रजिस्टर्ड होता है, तो बैंक इनको फिर जो 20,000 देगी ना, वो और भी चीपर रेट पे, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को बढ़ावा देती है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोगों को, तो 20,000 का जो लोन ये बैंक से लेंगे वो और भी कम रेट पे इनको लोन दे देते हैं। ठीक है ना, फिर आप ये क्या करोगे, 1 लाख का लोन जो पर्सन लोन मांग रहे हैं उनको तुम लोन दे दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज ए सक्सेस स्टोरी इन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव। तो मिल्क कोऑपरेटिव का बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? गुजरात, और आपने अमूल के बारे में भी सुना ही होगा, तो गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव का नाम फेमस है, यही सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, पहले तो पूछा है नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल हमको पता है, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ये सब
नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। इंस्टीट्यूशन देखो याद रखने का ट्रिक क्या है, इंस्टीट्यूशन यानी किसी न किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल वो किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशनल है तो रूल एंड रेगुलेशंस होंगे और यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉट एन नॉन इंस्टीट्यूशनल पूछ रहा है, जो नहीं है। तो नहीं कौन कौन हो सकता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट और लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है ही, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नॉन फार्म सेक्टर पूछा जा रहा है, आपकी किताब में सिंपली कैटेगराइज्ड है नॉन फार्म सेक्टर्स और फार्म सेक्टर्स, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। लाइव स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये तीनों टॉपिक। अच्छा याद रखिएगा, ऐसे मैंने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये बात बता ही दिया है, जहां जहां वुमेन को, ये जो चैप्टर है इसमें जहां जहां देखिएगा वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बोर्ड्स में। तो फिशरीज में जैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग में नहीं मिलता है, लेकिन वो जो उसका जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो उसमें महिलाओं को काफ़ी जॉब मिलता है। एक्टिव फिशिंग में उनका कोई रोल नहीं है, एक्टिव यानी फिशिंग करने जो जा रहे हैं वो मेनली ज़्यादातर देखा गया है मेल ही है, लेकिन जो प्रोसेसिंग है उसको काटने का या सेल करने का जो काम है वो कौन करती हैं, फीमेल्स करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ये थोड़ा बहुत आपने 10th में भी पढ़ा होगा। फॉर गवर्नमेंट ओन बेनिफिट, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, नन ऑफ दिस। सिंपली इसका आंसर क्या है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये फार्मर है, बोल रहा है भाई मैं 20 रुपए में अपनी सामान को बेचूंगा, ये होलसेलर वाला है, ये बोल रहा है नहीं 15 रुपए में देना है तो दो। यहाँ गवर्नमेंट है, बोल रही है ठीक है तुम 25 रुपए में मुझे दे दो। तो ऐसा एकदम एग्जैक्टली नहीं होता कि बढ़ा के ही गवर्नमेंट अपना प्राइस फिक्स करती है, बता देती है कि हम मिनिमम इतना रुपया देंगे, अगर आपको कोई आप कहीं और नहीं बेच पा रहे हो तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो। फिर गवर्नमेंट के पास जो फूड्स आते हैं वो सब चल जाता है एफसीआई में, एफसीआई से थ्रू फिर आपका चल जाता है जितने भी राशन शॉप है। राशन शॉप वो वाला नहीं जहाँ से आप मैगी खरीदते हैं 2 रुपया वाला, राशन शॉप का मतलब है जहाँ सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, सब्सिडाइज रेट पे, यानी 2 रुपये केजी बीपीएल वाला जो अनाज होता है 2 रुपये केजी, 1 रुपये केजी चीनी, ठीक है ना। तो ये वाले प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किससे एसोसिएटेड है, तो ये डेयरी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, अभी ऊपर ही बताया है। कोऑपरेटिव क्रेडिट होगा, बिल्कुल होगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आप लोग बताओगे नाबार्ड होगा या नहीं होगा। नाबार्ड भी होगा भाई, यहाँ भी रूल रेगुलेशंस है, तो इसका आंसर जब ये तीनों सही है तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है, सही है, क्यों है। इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स, इट मेक्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इट मेक यूज ऑफ बिल्कुल नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो हम यूज नहीं करते। इट प्रोड्यूस इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, तो ये भी होना चाहिए, तो ये तो सही लग रहा है। क्या जनरेट इनकम होता है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से, आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो वो आप बताएंगे, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे बिहार का हूँ, पटना में रहता हूँ, आरा एक प्लेस है, वहाँ पे जर्मनी की कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कि आप ऑर्गेनिक फूड बनाइए, ऑर्गेनिक फूड उगाइए, हम अपने कंट्री में इसको सेल करेंगे। तो हमारे अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन उसको अपने लाइफस्टाइल में नहीं लेके आ पाते हैं। हमें बस जो मान लो कोई भी सब्जी है अगर वो मिल रहा है 20 रुपये केजी तो हम वही खरीद लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव मेथड ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो अगर वो 25 का मिलेगा तो हम तो लेंगे नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये 25 का मिल रहा है लेकिन इसमें केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक है ये, ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इस वाले से, क्योंकि ये केमिकल से उगाए गए हैं, ठीक है ना, और इसमें केमिकल्स की कमी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसका कंजप्शन करना चाहिए, ठीक है।
और इनफैक्ट देखो जो बाहर की आउटर कंट्रीज है वहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए वो यहाँ बिहार में आके इन्वेस्ट कर रही है कि आपके यहाँ पे कोई नहीं खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी कंट्री में और जो भी इसका प्राइस है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ। ये टॉपिक ऐसे होता है ना, जो आंसर्स लिखने होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इस चैप्टर का। ठीक है ना, does not comprise of transportation of produce to the market price for sale, grading of the produce according to the quality, storage of the produce for sale in future, credit taken to meet expenditure on agriculture। तो does not पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना, ग्रेडिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या सही नहीं है, क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये सही नहीं है और पूछ रहा है डज नॉट कंप्राइज ऑफ, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, जो सही नहीं है वही हमारा क्या है आंसर, यानी आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का आपको डेफिनेशन पता है तो पता चल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज ये होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डिसगाइज अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन इंडिया आर फाउंड इन, यानी सबसे ज्यादा जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पाया जाता है। ये तो नॉर्मल सेंस है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया होगा और भी बहुत सारे चैप्टर में ये यूज हुआ होगा कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पहले डिफाइन कीजिए होता क्या है। यानी जहाँ पे मोर पीपल एंगेज हैं, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा एंगेज होता है, मोर पीपल आर एंगेज। ठीक है, जैसे ऐसे समझो ये लैंड है, इस लैंड पे क्या हो रहा है, मान लो 2 लोग गए, 2 पर्सन गए और प्रोडक्शन हुआ 100 kg का, फिर थर्ड पर्सन आया, फिर भी जो प्रोडक्शन है वो 100 ही kg का, यानी तीसरा पर्सन क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी इसके आने से प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जनरली ये देखा कहाँ जाता है, कौन से सेक्टर में देखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और ऐसे ही सेट्स आते रहेंगे। ठीक है ना, कुछ सेट्स पहले मैं एमसीक्यू का ले आ रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, केस स्टडीज का भी सेट लाएंगे। ठीक है ना, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे आपके, इसके बाद फिर फाइनल एग्जाम्स भी हैं, तो मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करिए जल्द से जल्द। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, अदर सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, अकाउंटेंसी वगैरह भी है, या जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके पास और डिफरेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन को लिखने का, ठीक है ना, थोड़ा टाइम दीजिए कि आप बैठ के आंसर्स को लिखें। सिर्फ रिवीजन करने और आंसर जानने से कुछ नहीं होगा, आप कॉपी पे प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, आपको सारा किताब याद है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, आपने कॉपी पे प्रेजेंट कैसे किया है। बहुत सारे बच्चों को आंसर्स अच्छे से आता है, उनकी राइटिंग थोड़ी अजीब सी रहती है, समटाइम वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो खास तौर पे जो आंसर्स लिख रहे हैं उसमें मार्क्स आप ज़्यादा गेन करें। ये सब तो 5-10 नंबर की चीज़ें हैं। देखो सही एमसीक्यू रहा एक में एक मिल जाएगा, गलत रहा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कॉपी पे मान लो 5 मार्क्स का तुमको आंसर अच्छे से आता है लेकिन तुमने प्रेजेंट नहीं किया, उसके लिए टीचर अगर 1 मार्क्स काट ले रहा है और ऐसे 4 क्वेश्चन आया है तो तुम्हारा 4 नंबर कट गया सीधा सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है ना, बैठ के 3 घंटा का सैंपल पेपर है उसको थोड़ा सॉल्व किया करो। ठीक है, बाद बाकी फिर मिलते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर वगैरह करो कि वो भी बैठ के थोड़ा बोर्ड्स के लिए पढ़ लें। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।